हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौली आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष की इस कक्षा में हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम कहानी उसने कहा था को हमने समीक्षा की, समझा। अब हम उसकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम देखेंगे। परीक्षा में आने लायक उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम समझेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसने कहा था सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन जाता है वो है कथानक। जो उसने कहा था कहानी है, इस कथानक के अंतर्गत पूछी जाती है कि इसका कथानक कैसा है। तो मैंने आपको इसकी विशेषताएं बताई थी कि ये पहली ऐसी कहानी है, कथानक के आधार पर इसकी समीक्षा कीजिए, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई प्रथम कहानी है। और दूसरी, ये फ्लैशबैक पद्धति की तो प्रथम कहानी है ही, साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम कहानी भी है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये प्रथम कहानी है, फ्लैशबैक पद्धति और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत की प्रथम कहानी। अब कथानक के आधार पर हम इसे समीक्षा करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम इसके बारे में बताएंगे कि किन किन बिंदुओं पे हम पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले हम ये बताएंगे कि ये पूरी कहानी जो तीन भागों में विभक्त है। जब हम ऐसे जिस तरह से मैंने आपको समीक्षा बताई है तो बहुत कुछ है जो मैंने आपको कहानी के बारे में पहले ही बता दिया। अगर बिल्कुल अभिज्ञ होते हुए भी आप इस कहानी को पढ़ने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रथम भाग जो अंक पहला है, जब दो बच्चे बचपन में मिलते हैं फिर वो अंक वहीं समाप्त होता है, उसका कोई तालमेल नहीं है दूसरे अंक से। जब फ्रांस की जो युद्ध की भूमि है, दूसरा दृश्य वहाँ का आ जाता है, युद्ध क्षेत्र का वर्णन आ जाता है। दोनों ही जो पार्ट हैं, जो अंक हैं, दोनों में कोई मतलब आरंभ और मध्य जो कहानी का हम पढ़ते हैं तो इन दोनों में कोई तालमेल नहीं होता है। लेकिन इन दोनों प्रथम कहानी जो प्रथम अंक है वो द्वितीय अंक से बिल्कुल पृथक है। दो बच्चों के बचपन में किस तरह से मिलते हैं, उस बच्चे की मनोदशा का वहाँ वर्णन है, अमृतसर के बाजार का वहाँ वर्णन है। और दूसरे अंक में जो युद्ध की भूमि का वर्णन है, किस तरह से कुछ सैनिक हैं जिनका नाम परिचय हमें मिलता है, लहना सिंह है, वजीरा है, हजारा है, बूदा है, ये इनके 4 नाम मिलते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे सैनिक हैं, लेकिन इन चारों के वार्तालाप हमें बताए जाते हैं। और उस खंदक में, इस कड़ाके की ठंड में किस तरह से फौजी हैं वो उसका सामना कर रहे हैं, और उसके साथ ही जो अपनी मानसिक स्थिति को भी हंसी मजाक करके वो बनाए रखते हैं और उसका माहौल को वो खुशनुमा रखते हैं, गीत गाते हैं। तो ये हमने तब देखा। इन दोनों ही अंक में कोई तालमेल हमें नज़र नहीं आता। लेकिन जब अंतिम अंक आता है, आरंभ और मध्य के बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। जो हम कहानी का अंत जब हम पढ़ते हैं, जब हम लहना सिंह की स्मृतियों के आधार पर हम उस कहानी को समझते हैं, तब लहना सिंह है वो अपने बचपन की बातों को याद करता है। फिर उस एक मध्य भाग को और याद करता है जो कहानी में पहले चर्चा नहीं की गई। जब लहना सिंह हजारा सिंह के बुलाने पे उनके घर जाता है, सूबेदारनी से उसकी भेंट होती है और वो सूबेदारनी उसे बचपन की याद दिलाती है और बताती है कि वो सूबेदारनी वही लड़की है जो बचपन में अमृतसर के बाजार में लहना सिंह को मिली थी। और जब वो भावपूर्ण रूप से
लहना सिंह से वचन मांगती है तो लहना भी आंखों में आंसू लिए भावुक हो जाता है और उससे वचन देता है और मृत्यु पर्यंत अपनी जान देकर भी वो सूबेदार और उसके बेटे बोधा की जान बचाता है। तो इस तरह से इन आरंभ और मध्य का घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है कहानी के अंत में जब हम देखते हैं। तो इस देखें अगर इस कहानी को किस तरह से सुनाया गया, इसके 3 भाग किए गए हैं। अगर इस तरह से हम देखें तो 3 भागों में कहानी को सुनाया गया है। प्रथम भाग में जब बालक और बालिका का अमृतसर के बाजार में मिलना ये अमृतसर के बाजार का दृश्य था और बालक और बालिकाओं के बाजार में मिलने का दृश्य था। दूसरे भाग में फ्रांस का युद्ध क्षेत्र का वर्णन कि उस युद्ध क्षेत्र में पहले तो उन सैनिकों की आपस की चर्चा बातचीत और फिर तीसरे अंक में जो दुश्मन सैनिक है उसका भेष बदल के आना और जर्मन सैनिकों का इनके ऊपर धावा बोलना और इन सिख रेजिमेंट के द्वारा बड़ी ही वीरता के साथ उनका सामना करना, लहना की बुद्धिमत्ता के द्वारा अपनी रेजिमेंट की रक्षा करना का यहाँ पे उल्लेख मिलता है हमें इस दूसरे भाग में, जिसे हमने कहा है आरंभ और इसे हमने कहा है मध्य। इस मध्य और आरंभ में कोई संबंध हमें नजर नहीं आता, लेकिन जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग में हम तीसरे भाग में देखते हैं कि जो लहना सिंह की स्मृतियों में दोनों भागों में घनिष्ठ संबंध मिलता है। वो अपनी स्मृतियों में याद करता है, तब इन दोनों का संबंध हमें समझ में आता है। तो देखा जाए कथानक 3 भागों में मध्य प्रारंभ, आरंभ, मध्य और अंतिम भाग में विभक्त किया गया है और इस तरह से ये कथानक के द्वारा हम बता सकते हैं। तो हमने अभी बात की कथानक की कि ये कथानक में कहानी को किस तरह से सुनाया गया है। फ्लैशबैक पद्धति है तीसरे भाग में, जो फ्लैशबैक पद्धति का यहाँ पे वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके द्वारा ही फ्लैशबैक पद्धति के कारण ही हम दोनों आरंभ और मध्य का संबंध स्थापित कर पाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके कथानक के आरंभ और मध्य के बारे में हमें बताता है कि किस तरह से कहानी को 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो कहानी की मूल संवेदना है वो क्या है। इस कहानी की मूल संवेदना, हम इसका उद्देश्य भी कह सकते हैं कि कहानी में लेखक आखिर कहना क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है, उसकी बात अगर हम करें तो देखिए, जो लहना सिंह का व्यक्तित्व है वो एक ऐसा व्यक्तित्व है कि वो जो अपने प्रेम की, अपने बचपन की उस भावात्मक संबंध की को, अपने प्रेम को उदात्त विचारों के द्वारा अपने कर्तव्यनिष्ठ होता है और अपने वादे को निभाने के लिए वो अपने प्राणों का भी बलिदान कर देता है। तो अगर कहें हम कि प्रेम के उज्जवल कर्तव्य
में प्रेम के उज्जवल कर्तव्य का प्रदर्शन किया गया है। और इसके बाद अगर कहें कि उदात्त प्रेम को, उदात्त प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। उदात्त प्रेम की अभिव्यक्ति और प्रेम का उत्कर्ष दिखाया गया है। ये हमें देखने को मिलता है। कर्तव्य का प्रदर्शन किया गया है, प्रेम के उज्जवल कर्तव्य का प्रदर्शन, प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है, उदात्त प्रेम की और प्रेम का उत्कर्ष दिखाया गया है कि जो प्रेम को व्यक्ति अपनी स्वार्थपरकता में प्रेम को लेते हैं, उसकी बजाय लहना सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपना सर्वस्व अपने इस प्रेम के कर्तव्य, अपनी उदात्त इस भावना को निभाने के लिए, अपने वादे को निभाने के लिए वो अपने जीवन का भी बलिदान कर देता है। तो अगर हम कहें तो ये कहानी की जो है मूल संवेदना, हम इसे कह सकते हैं कहानी की मूल संवेदना। इसके बाद हम बात करें तो कहानी का सार अगर कहें तो कुछ बिंदुओं में हम बता सकते हैं कि इस बिंदु के द्वारा वहां पे कहानी में ये उल्लेख किया गया है। अगर हम कहें पहले जब कहानी शुरू होती है तो अमृतसर के बाजार में जो बम्बू काट वाले हैं उनको बताया गया है कि किस तरह से बम्बू काट वाले जो तांगे वाले हैं वो अपनी मीठी बोलियों से बाजार में बात करते हैं। अमृतसर के बाजार में बम्बू काट वालों की बोली, वहां पे बम्बू काट वालों की बोली का वर्णन मिलता है। इसके बाद चौक बाजार में नायक और नायिका की प्रथम भेंट, नायक और नायिका की प्रथम भेंट। हम कुछ बिंदु बना देते हैं, इन बिंदुओं के आधार पर हम ये कहानी सुना सकते हैं, इन बिंदुओं को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगले उसके बाद देखिए फौज में नौकरी, उसके बाद सूबेदारनी से भेंट, उस कहानी में हम इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद फ्रांस में जर्मन फौजों से युद्ध, उसके बाद नकली लप्टन साहब का आना और अंत में उसने कहा था। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर हम कहानी को सुनाएंगे। इन बिंदुओं के आधार पर हम कहानी की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न में आप जितने बिंदु के आधार पर कहानी की चर्चा करेंगे उतने ही अच्छे से आप उसे समझा पाएंगे। एग्जामिनर बिंदुओं पर ही चर्चा करता है, बिंदुओं को ही महत्वपूर्ण मानता है। आप इनके नीचे पहला बिंदु लिखिए, इसके नीचे अंडरलाइन करके
फिर इसके बारे में डिस्क्राइब आप कीजिए। तो देखिए कैसे कि अमृतसर के बाजार में जब बम्बू काट वाले बोली का वहां पे वर्णन मिलता है, किस तरह से जो तांगे वाले हैं वो अपनी मीठी चितौनियों से लोगों को रास्ते से हटने के लिए कहते हैं। वो लोगों को बिल्कुल भी बुरा भला नहीं कहते किसी की, बल्कि इनके अलावा जो दूसरे तांगे वाले होते हैं दिल्ली के, वो दूसरों की ही उंगलियों पे अपने तांगे का पहिया चला देते हैं और खुद को ही जो दुखी बताते हैं। लेकिन जो बम्बू काट वाले की तांगे वाले हैं वो लोगों के लिए बड़े ही प्यार से उन्हें चितौनियाँ देते हैं, रास्ते से हटने को कहते हैं और किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। उसी के बाद दूसरा देखिए, चौक बाजार में नायक नायिका की जो प्रथम भेंट होती है। नायक और नायिका जो है दोनों ही अपने मामा के घर आए हुए हैं। नायक अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया है और नायिका रसोई के लिए बढ़िया लेने आई है। जो दुकानदार है वो दूसरे ग्राहक के साथ पापड़ गिनने में व्यस्त हो जाता है, तो दोनों को बातचीत करने का मौका मिलता है। इसी तरह रोज ही किसी ना किसी कार्य से बाजार में एक दूसरे से इनकी मुलाकात हो जाती है। और उसके बाद एक जो नायक है, जो लड़का है, वो नायिका को छेड़ते हुए रोज ये पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई। लड़की रोज उसका जवाब ना में देती है, लेकिन एक दिन उसकी अपेक्षा के विरुद्ध वो उससे जवाब हाँ दे देती है और कहती है हाँ हो गई। देखते नहीं ये रेशमी फूलों वाला सालू जो दुपट्टा उसने ओढ़ रखा है वो उसकी कुड़माई यानी कि सगाई होने पर ही लड़कियों को पहनाया जाता है। जो नायक है, जो लड़का है, वो इस बात से बड़ा ही हताश हो जाता है। उसको बड़ी ही कष्ट, उसके छोटे से बाल मन पे बड़ा ही ठेस पहुंचती है और वो अपना क्रोध रास्ते में एक बच्चे को मोरी में धकेल देता है। सब्जी वाले की सब्जी पे दूध उड़ेल देता है, सब्जी वाले की सब्जियां गिरा देता है। एक वैष्णवी से टकराकर उससे अंधे की उपाधि पाता है। उसके बाद सूबेदारनी से फौज में नौकरी का कि जो वो नायक है वो बड़ा हो चुका है, लैना सिंह, और वो फौज में भर्ती हो जाता है 76वीं राइफल में रेजिमेंट में। वो एक वहाँ पे एक सैनिक के रूप में वहाँ पे भर्ती हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये बात हो रही है 1915 में लिखी गई थी ये कहानी, और ये वो समय था जब प्रथम विश्व युद्ध की घटना घटी थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये वो भी समय था जब ब्रिटिश सरकार का हिंदुस्तान पर अधिकार था। इंग्लैंड की जो ब्रिटेन की उपनिवेश भूमि थी हिंदुस्तान, उनका उपनिवेश था, और इंग्लैंड फ्रांस की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रहा था जर्मनी के खिलाफ। तो हिंदुस्तान से जो सैनिक है वो भी फ्रांस की भूमि पर भेजे जा रहे थे। तो एक टुकड़ी जो भेजी गई थी उसमें लहना सिंह हजारा सिंह के साथ उस भूमि पर युद्ध के लिए जाता है। वहां पर उस फौज में उस फ्रांस की भूमि पर किस तरह दुश्मनों का सामना करता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो फौज में नौकरी का वहाँ बताया जाता है कि वो लहना सिंह फौज में भर्ती हो जाता है, और जब फौज में भर्ती होने के बाद वो किसी काम से अपने गांव आता है, किसी ज़मीन के सौदे के लिए तो आया हुआ होता है कि अचानक युद्ध में जाने का उन्हें बुलावा आ जाता है। तो वो जाने ही वाले होते हैं तो हजारा सिंह का लहना को संदेश आता है कि मेरा गांव रास्ते में है, हम साथ चलेंगे, हमें भी, मुझे और बोधा को भी जाना है। जब लहना हजारा सिंह सूबेदार के घर जाता है तो वहाँ पे हजारा सिंह उसे कहता है कि सूबेदारनी तुम्हें जानती है, तुम उससे मिला। तब सूबेदारनी से भेंट होती है और सूबेदारनी उसे बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हें बचपन में मिली थी। एक बार जब मैं बच्ची थी तब तुमने मुझे तांगे के नीचे आने से बचाया था, मुझे उसी तरह से तुम मेरे पति और मेरे बेटे की भी रक्षा करना।
तो फ्रांस और जर्मन फौजों से युद्ध का फिर वर्णन बताया है कि कैसे जर्मन के जो सैनिक हैं धोखे से उनके ऊपर हमला करते हैं और किस तरह से वीरता के साथ हमारी सिख रेजिमेंट के जो जवान हैं, लहना सिंह है, अपनी चतुरता से, अपनी विवेक से उनका सामना करता है और अपनी जो सैनिकों को बचाता है। इस तरह से यहाँ पे नकली लेफ्टिनेंट साहब का आना, किस तरह से एक नकली जो जर्मन है वो नकली लेफ्टिनेंट यानी कि उनका ऑफिसर बन के आता है। शायद या तो ऑफिसर को मार दिया जाता है या कैद करके उसकी वर्दी पहनकर एक जो दुश्मन का व्यक्ति है वो वहाँ आता है। फिर दोनों में घमासान युद्ध होता है, दोनों वीरतापूर्वक अपना लड़ते हैं और जो हमारे सिख रेजिमेंट विजयी रहते हैं। इस तरह से फिर लेकिन लहना को गोली लगती है लेफ्टिनेंट साहब के द्वारा और सैनिकों की। 70 जो जर्मन है वो हमला कर देते हैं एक छोटी सी खंदक पे सिख के टुकड़े के ऊपर, कुछ मात्र सैनिकों पर, लेकिन ये दिलेरी से लड़ते हैं और विजयी होते हैं। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में जो लहना को सीने में गोली लगती है, पसलियों में, जो कि बड़ा ही गहरा घाव होता है, लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। हजारा सिंह को भी कंधे से गोली आर पार हो जाती है। बोधा सिंह जो उसका बेटा है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो इन दोनों की प्राणों की रक्षा के लिए लहना उन्हें बीमार की गाड़ी में भेज देता है और स्वयं को स्वस्थ बताता है। लेकिन उनके जाने के बाद वो गिर पड़ता है और अपनी स्मृतियों में खो जाता है और वजीरा को पानी पिलाने को कहते कहते वो केवल एक ही बात कहता है, उसने कहा था यानी कि जो सूबेदारनी है उसने उससे जो वचन लिया था, अपने प्रेम का जो प्रतिपाद उसने मांगा था, उसने कहा था शब्द वो बार बार दोहराकर उसे सिर्फ यही उसके मुंह से निकलता है और स्मृतियों में उसका जो कहता है मृत्यु के समय व्यक्ति की स्मृतियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं। तो वो अपनी मृत्यु के समय बस अपने बचपन से याद करना शुरू करता है, कैसे वो उस लड़की से बाजार में मिला था, कैसे उसने जब कुड़माई हो गई पर हाँ कहा था तो उस बालक की क्या दशा हुई थी और कैसे वो सूबेदारनी से जब भेंट हुई थी तब उसे पता चलता है और वो जो उससे वचन लेती है उस बात को वो याद करता है। और फिर वो कहता है कि हजारा सिंह को जाते वक्त कहता भी है कि आप जाओ तो सूबेदारनी को अगर चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिखना और कहना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। उसने कहा था यानी कि उसने जो वचन लिया था उसके पति और उसके बच्चे की प्राणों की रक्षा का, वो उसने पूरा कर दिया। तो ये बात उसने कहा था उसके मुंह से, अपने मरते दम तक वो यही याद करता है। और फिर अंत में मृत्यु के बाद उसे वजीरा जो है वो कीरत सिंह है यानी कि उसका भाई के रूप में नजर आता है और फिर वो उसे अपने भाई समझ के बताता है। उसे ये लगता है कि वो, क्योंकि वो ये चाहता था कि उसकी मृत्यु उसकी खुद की देश में, उसके खुद की गाँव की भूमि पर हो, लेकिन वो फ्रांस की भूमि पर युद्ध में मारा जा रहा था। तो कुछ देर के लिए भूल जाता है कि वो वजीरा की गोद में है, वो सोचता है कि वो कीरत की गोद में है और कीरत से अपनी गोद में उसका सर रखने को कहता है और कहता है कि मैंने जो आम का पेड़ लगाया है वो तुम भतीजे और चाचा दोनों मिलकर आम खाना। ये आम का पेड़ जब तुम्हारा भतीजा हुआ था तब मैंने लगाया था। तो इस तरह की बातें उसके मन में आती है, अपने परिवार के प्रति जो स्नेह भाव उसके मन में है वो यहाँ पे प्रकट होता है। तो ये पूरी कहानी हम इस बिंदुओं के आधार पर हम बता सकते हैं कि किस तरह से इस कहानी में इन बिंदुओं के आधार पर हम इस कथानक को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कथानक, हम कथानक का प्रश्न कर रहे थे। तो मैंने आपको पहले बताया कथानक को 3 भागों में बांटा गया है और फिर उसको हमने मूल संवेदना उसकी बताई और फिर हमने इन बिंदुओं के आधार पर कथानक को समझने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इस कहानी को हमने इन बिंदुओं के आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर हम कहें तो जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं या हिंदी साहित्य में जो विद्वान हैं वो उन्होंने जब इसकी समीक्षा करी, इसके बारे में जो कहा वो हम, क्योंकि कथानक की बात है, कथानक जो मूल कहानी है उसके बारे में, तो इससे प्लेटोनिक लव भी बोला है, प्लेटोनिक
लव। प्लेटोनिक लव जो दर्द भरी प्रेम कहानी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी जो गलदर्शु यानी कि गले को रोना आए ऐसी कहानी नहीं है, जबकि ये एक बड़ी ही भावपूर्ण कहानी के अंतर्गत आती है। अगर बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस कहानी के बारे में कहा है कि ये जो घटना है वो इसकी ऐसी ही है जैसी कि बराबर हुआ करती है। मतलब ये जो घटना कहानी है, ये कथानक है, वैसा ही है जैसा हुआ करता है, यानी कि ऐसा कुछ भी बनावटी नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पर जो प्रेम है, उसको भीतर से जो प्रेम है उसका असली स्वर्गीय स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रेम केवल झांक रहा है या फिर बल्कि अगर कहें कि वो चिल्ला या चीख नहीं रहा है, यानी कि प्रेम जो है हमें उदात्त भाव में यहाँ पे देखने को मिलता है। हमें उसका कहीं पे भी उसका जो कहें अगर प्रेम को यहाँ पे बिल्कुल उदात्त उत्कर्ष के रूप में दिखाया गया है। इसलिए शुक्ल जी ने यहाँ पे कहा है कि ये कहानी भले ही कल्पनात्मक हो, लेकिन कहीं पर भी ये बनावटी नहीं लगती है और प्रेम को बड़े ही भावपूर्ण रूप से यहाँ पे दर्शाया गया है। प्रेम की अभिव्यक्ति यहाँ पर जो है व्यक्ति की झुंझलाहट के रूप में व्यक्त नहीं होती है। यहाँ पे जिस प्रेम में लोग वासना को महत्व देते हैं, यहाँ पे वो उसका लेश मात्र भी नहीं है। तो हम ये कहें तो इस तरह से जो इसकी मूल चेतना अगर हम बात करें, ये तो थी हमने जो आचार्यों के आधार पर उसकी चर्चा। तो अगर मूल चेतना कहें तो इसकी मूल चेतना हो गई कर्तव्य पालन, और उसके साथ पवित्र प्रेम, का निरूपण, पवित्र प्रेम का निरूपण यहाँ पर दिखाया है। और उसी तरह से जो लहना सिंह का चारित्रिक उत्कर्ष, चारित्रिक उत्कर्ष यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो हम इसकी मूल चेतना भी कह सकते हैं, यही हमने इसकी मूल संवेदना में भी हमने देखा था। तो ये था आपके उसने कहा था कहानी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कथानक से संबंधित, उसके बारे में हमने अभी चर्चा की। इसके बाद हम आगे जो प्रश्न बनते हैं जो तत्वों के आधार पर, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसके बाद प्रश्न बनते हैं जो प्रमुख चरित्र हैं उनका चरित्र चित्रण, इन्हें हम आगे देखेंगे। ये इस कक्षा में हमने कथानक के आधार पर जो महत्वपूर्ण है, इस कहानी में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये कहानी की विशेषता है, इसका कथानक है, इसीलिए यहाँ पे हमने जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न की अभी चर्चा की। अगले वीडियो में हम जो तत्वों के आधार पर और चरित्र चित्रण के आधार पर हम इन कहानियों के जो प्रश्न हैं उनकी आगे चर्चा करेंगे। तो चरित्र चित्रण में भी जो मुख्य पात्र होता है लहना सिंह का ही है महत्वपूर्ण। लहना सिंह के चरित्र की हम विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपने पाठ को स्वविवेक से भी पढ़िए, इसे समझने का प्रयास करिए। जो हमने आपको बताने की कोशिश की है उसे समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से ये कहानी की विशेषता दूसरी कहानियों से किस तरह अलग है। इस तरह आप पढ़िए तो आप परीक्षा में लिखने के लिए आपके पास अपना खुद का विवेक होगा। आप इसे जितना समझेंगे आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो ये कक्षा आज के लिए यहीं तक। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।